importance of माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होना जरूरी है? The first importance is that it helps, माइटोसिस जो है it helps in growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर एंड साइज ऑफ सेल। तो इंक्रीज किससे होगा नंबर ऑफ द सेल? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। द सेकंड इंपॉर्टेंस इज दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस of nucleocytoplasmic ratio. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, ये हमने बोला था कि माइटोसिस इनिशिएट ही होता है इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिसरप्ट होता है। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिसरप्ट हो जाएगा इसका मतलब माइटोसिस होना जरूरी है। फिर तो माइटोसिस का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ratio. Clear? Also, it helps in maintaining surface area to volume ratio. It helps in maintaining surface area to volume ratio of a cell. Surface area to volume ratio. Surface area to volume ratio भी maintain होता है because of the mitosis. Now, why is this importance? किसी भी सेल का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कहां से होगा? इसके सरफेस से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वॉल्यूम बढ़ गया, सरफेस में कम बढ़ जाएगी, इसके लिए एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। तो इसलिए सेल क्या करेगी? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, रेशियो यानी डिवाइड करेगी। आया समझ? चलिए, देन नेक्स्ट, it also helps in repairing. रिपेयर में मदद करता है and replacing of worn out cells. जो सेल्स खराब हो गई है या जो सेल्स किसी इंजरी की वजह से डैमेज हो गई है उनको रिप्लेस किया जाएगा। किससे? mitosis. So it helps in repairing and replacing the worn out cells. Clear? Now, इसी तरीके से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमने बोला था कि माइटोसिस का मतलब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इट आल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ऑफ कोर्स, बट डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे गैमीट्स बनते हैं मेयोसिस से, लेकिन गैमीट्स बनने से पहले माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो वी कैन सिंपली पुट इट, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में माइटोसिस क्या करता है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिसेल्युलर की लिखूंगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस helps in reproduction. Mitosis helps in reproduction. Am I clear? तो माइटोसिस की मदद से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? Now it also helps in the revival of the lost parts, ठीक है? Also helps in reviving lost organs in certain animals. जब कोई एनिमल कोई पार्ट, जैसे आपने रीजनरेशन पढ़ा होगा, है ना? रीजनरेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम काटते हैं 2-3 हिस्सों में, तो हर एक का एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो वहां पे लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो रिप्लेस कौन करता है? माइटोसिस करता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? It also helps in reviving the lost organs in certain animals, and this process is called as regeneration.
तो रीजनरेशन किससे होता है? माइटोसिस से होता है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश की अगर हम बात करेंगे तो स्टारफिश को अगर खतरा लगता है तो वो अपना अपनी आर्म को छोड़ देते हैं। जब वो अपनी आर्म छोड़ देते हैं बाकी का ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो जो लॉस्ट आउट दूसरा आर्म है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, माइटोसिस। So these are the few of the examples of importance of mitosis. इसके अलावा भी है, जैसे सोमैटिक सेल्स डैमेज हो गई तो उनको रिप्लेस किया जाएगा सिकिल सेल्स को, ठीक है, ये भी इसमें आप डाल सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि माइटोसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है, क्लियर यहां तक लिखा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मियोसिस। तो यहां तक आते आते हमने बोला कि जो सेल डिवीजन, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट कर रहा हूं इसको, सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरफेस सेल डिवाइड करेगी तीन तरीके से। पहला ए माइटोसिस से, जिसमें हमने बोला क्रोमोसोम नहीं बनता है, क्रोमैटिन फाइबर नहीं बनते, सेंट्रियोल्स होते ही नहीं है ना, पढ़ा था ना आपने। देन दूसरा आता है हमारे पास माइटोसिस। ये दोनों क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पे डॉटर सेल्स में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ना पेरेंट में होगा, ठीक है। नाउ वी आर सेइंग कि यहाँ फिर सेल डिवाइड करेगी तीसरे तरीके से, वी कॉल दैट एज मियोसिस। अब मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो पेरेंट सेल होती है उसमें उसका हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है डॉटर सेल, क्लियर? सो मियोसिस तो अगर हम देखेंगे तो मियोसिस, सबसे पहले टर्म मियोसिस किसने दी थी, ठीक है? तो द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय या कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मोरे। सो टर्म मियोसिस किसने कॉइन की है या पहली बार किसने यूज किया? कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मोरे, ठीक है, जॉइंटली इन्होंने ये टर्म कॉइन की है, ठीक है, 1905 में, क्लियर? तो मियोसिस 1905 में टर्म जो है इस्तेमाल हुई पहली बार, इन दो साइंटिस्ट ने इसको इस्तेमाल किया। नाउ इन दिस डिवीजन मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? इन दिस डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट, the chromosome number of parental cell is reduced to half, parental cell मतलब वो सेल जिसका मियोसिस हो रहा है उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस किया जाएगा ना। जो इसलिए इसकी वजह से हम मियोसिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। सो रिडक्शनल डिवीजन कराने की मियोसिस फर्स्ट को बोलेंगे या मियोसिस सेकंड को। इसलिए बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ तक रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे, मान लीजिए ये ह्यूमन की जर्म सेल है। जर्म सेल मीन्स वो वाली सेल जिससे क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, इसको जर्म सेल बोलेंगे। हमारी बॉडी में सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल, है ना। इसमें सोमैटिक सेल्स में या जर्म सेल, सोमैटिक सेल में जिसका मियोसिस होने वाला है आगे, लेट्स सपोज अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करेंगे जो स्पर्म बना रही है, स्पर्म मदर सेल, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड, यानी टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 46 इसके न्यूक्लियस के अंदर। Once this cell will divide, ये बनाएगी 4 हैप्लॉइड सेल्स। कितने याद रखना है? 4। वहां पे मियोसिस माइटोसिस में कितने बन रहे थे? 2। यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स। 1, the second one, the third one and the fourth one। तो हर एक सेल में न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में होगा हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ कितना रहेगा? 23।
23 तो क्या बोल रहे हैं, मियोसिस में जो पेरेंटल सेल है उसका हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिसीव्ड बाय द डॉटर सेल। तो सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉइड जो जिन क्रोमोसोम नंबर है ह्यूमंस में वो है 46, यानी हम पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स की शक्ल में। अच्छा मियोसिस हो जाएगा तो हर एक डॉटर सेल में खाली 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 पेयर नहीं, खाली 23। ऐसा इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरेंटल सेल थी जो डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड मींस इसके हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज थे, यानी इसको हम क्या बोलते हैं 23 पेयर्स थे। 23 पेयर्स मतलब डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, इस कंडीशन को आप बोलते हैं डिप्लॉइड। अब आपकी जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 कॉपीज, एक मदर से एक फादर से, मैटरनल एंड पैरेंटल, पैटर्नल। क्रोमोसोम नंबर के 2 के 2 कॉपीज, 3 के 2 कॉपीज, 4 के, आ रहा है समझ। इसी तरीके से हर एक क्रोमोसोम नंबर के हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होगी। When such a condition is found, जहां पे एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज पाई जाएगी, we call this condition as diploid। तो हमारे में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है 23 पेयर्स। तो जब मियोसिस हो जाएगा तो हर जो नई सेल बनेगी, 4 टोटल नई सेल्स एक सेल से, उनमें हर एक के पास होगा सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर की 1 की एक ही कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की एक ही कॉपी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो डिप्लॉइड है स्टेट है दैट इज रिड्यूस्ड टू हैप्लॉइड स्टेट, हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी ही होगी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अब क्लियर, क्या बोला हमने, मियोसिस इज फ्रैक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल जीनोम का हाफ किया जाता है, हाफ रिसीव हो जाता है बाय द डॉटर सेल्स। जैसे कि ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें मियोसिस होने के बाद हर एक डॉटर सेल के पास आएंगे 23 क्रोमोसोम्स। बस चले, चलो नाउ ये जो है मियोसिस जो है इट इन्वॉल्व्स, मियोसिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, one round of replication, one round of replication followed by 2 sequential nuclear divisions। ध्यान रखना इधर, माइटोसिस में क्या हो रहा है, एस फेज में रेप्लिकेशन फिर एक ही बार डिवाइड कर रही थी, एक ही कैरियोकाइनेसिस होता था, है ना। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगी, रेप्लिकेशन के बाद न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करेगा, तभी तो 4 सेल बन रही है, आया समझ। तो माइटोसिस में 1 राउंड रेप्लिकेशन के बाद 2 राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल स्लाइड। क्या बोल रहा हूं कि माइटोसिस में मियोसिस में एक डीएनए रेप्लिकेशन, एक साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन के बाद 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। है मैं क्लियर। इसके अलावा ये जो रिडक्शनल डिवीजन है ये किन में होता है, याद रखना, इट ऑकर्स इन डिप्लॉइड जर्म सेल्स, ठीक है। सो ह्यूमंस में मियोसिस कहां होता है, मियोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉइड germ cells, diploid germ cell। what are germ cells, ऐसी सेल्स जो आगे जाके गैमीट्स बनाएंगे। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनमें गैमीट्स बने हैं मियोसिस से। किससे बनते हैं, मियोसिस से। ऐसा इसलिए है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो जाएगा, वो बराबर रहेगा। चलिए मैं इसको समझाता हूं। लेट्स टॉक अबाउट दिस जर्म सेल, इसका क्रोमोसोम नंबर 2 है, डिप्लॉइड है। अब जब इसने मियोसिस किया तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी। लेट्स सपोज ये एग बनाने वाली सेल थी, तो एक एग बन गया हैप्लॉइड। मान लीजिए इसने बनाया 4 एग्स, एक फंक्शनल है। यहां से स्पर्मेटोगोनिया है, यानी स्पर्म सेल है,
स्पर्मेटोगोनेट जो स्पर्म मदर सेल आगे जाके स्पर्म बनाएगा, ये भी डिप्लॉइड थी, इसने भी मियोसिस किया और हैप्लॉइड स्पर्म बनाया। अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, दिस स्पर्म एंड एग विल फ्यूज, जब भी फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जिसमें इसका एन एंड इसका एन आएगा, बनाएगा ट्वाइस एन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, इसे याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज ना हो जाए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, दैट इज व्हाई meiosis इज मस्ट। अदरवाइज लेट्स सपोज अगर डिप्लॉइड सेल ही फ्यूज हो जाती तब क्या होता है, मान लीजिए ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 20, अभी हम बोल रहे हैं 46, दूसरा सेल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम नंबर, ये फ्यूज हो गई तो अब कितने आ गए 92। अब ये भी डिवाइड करेंगे ना, ये किसी और सेल के साथ फ्यूज है जिसका क्रोमोसोम नंबर 92 है, तो 92 प्लस 92 हो जाएगा। तो धीरे धीरे जितने सेल डिविजन होते हैं उतना उतना क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता। तो आज तक यहाँ तक लाखों करोड़ों डिविजन हो गए होंगे आपकी सेल्स में, तो अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता कहां पे, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, तब आप में सिर्फ अभी तक डीएनए ही जितना होगा, पूरा बॉडी डीएनए का ही होता, क्योंकि पता नहीं कहां से चलते आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो तभी हम बोल रहे हैं कि मियोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाइडी लेवल मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है, प्लाइडी लेवल। प्लाइडी लेवल मतलब कि क्रोमोसोम डिप्लॉइड रहते हैं, डिप्लॉइड नहीं बनते हैं, ठीक है, टेट्राप्लॉइड नहीं बनते हैं, पेंटाप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइडी का मतलब कॉपीज ऑफ द जीन्स, ठीक है। चलिए ये समझाता हूं मैं, व्हाट इज प्लाइडी लेवल। प्लाइडी लेवल का मतलब होता है, इसको ऐसे समझोगे आप, humans have total 23 pairs of chromosomes, कितने हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पता है ना, कहां पे, मेटाफिजिक प्लेट पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जमा होते हैं, क्लियर। अब इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 कॉपीज होंगे, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 2 के 2 कॉपीज होंगे, आ रहा है समझ। क्रोमोसोम नंबर 3 के 2 कॉपीज होंगे। तो सेम हैपेंस विद अप टू द क्रोमोसोम नंबर 23, क्योंकि वहां पे या तो एक्स वाई होगा, एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो सिमिलर याद रखना है कि प्लाइडी लेवल क्या है वो मैं समझाऊं। प्लाइडी लेवल का मतलब होता है कि हर एक क्रोमोसोम के कितने कॉपीज है, क्योंकि ह्यूमंस की सोमैटिक सेल में हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लाइडी लेवल क्या है, डिप्लॉइड, ट्वाइस है। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, डिप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। तो लेट्स सपोज व्हीट हेक्साप्लॉइड होता है, व्हीट ट्राइटिकम एस्टिमा, आ रहा है समझ, या गॉसियम herbaceous perhaps I don't remember the name exactly, उसमें हेक्साप्लॉइड होती है। हेक्साप्लॉइड मींस कि हर एक क्रोमोसोम नंबर के 6 कॉपीज होंगे, 4 5 6, आ रहा है समझ। इसको क्या बोलेंगे, इस वाली कंडीशन को आप हेक्साप्लॉइड। तो प्लाइडी लेवल का मतलब होता है एक क्रोमोसोम के कितने कॉपीज है। अगर एक क्रोमोसोम के एक ही कॉपी है, वी कॉल दिस एज मोनोप्लाइड। क्या बोलेंगे, मोनोप्लाइड। अगर 2 कॉपीज होंगी तो डिप्लॉइड या डाइप्लॉइड, अगर 3 कॉपीज होंगे तो ट्रिप्लॉइड और ट्राइप्लॉइड, ठीक है, आ रहा है समझ। तो ऐसे ही देन टेट्रा पेंटा हेक्साप्लॉइड, जैसे कि व्हीट में अभी बोला, आया समझ। अब ये प्लाइड लेवल ह्यूमंस में डिप्लॉइड, हमारे एंसेस्टर्स भी है, हम भी डिप्लॉइड ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो गया है, मियोसिस हो गया ओवर द जनरेशंस। हैड इट बीन कि एक भी बार माइटोसिस हो गया होता इसी जनरेशन में, तब प्लाइड लेवल चेंज हो जाती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, आया समझ। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्लाइडी लेवल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज मेंटेन्ड बाय द मियोसिस। है ना क्लियर, वो कुछ बैठ रहा है माइंड में ना। हाँ, क्रोमोसोम नंबर 21 उनमें ट्रिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम नंबर ट्राइसोम जिसे बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 3 बार आया है, तो तब वो एब्नॉर्मल कंडीशन है और वो इंसान है ना एब्नॉर्मल होता है। वो कैसे होता है, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन।
यानी जब क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे होते हैं तब सेपरेट नहीं कर पाते अच्छे से, स्पिंडल फाइबर नहीं बच पाता है, तो एक सेल के सारे क्रोमोसोम दूसरे में, चलिए मैं बताता हूं व्हाट इज नॉन डिस्टिंक्शन। जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ना, तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 21 है जिसको सेपरेट होना है नई सेल्स में, तो हो क्या रहा है जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है तो ये पूरा क्रोमोसोम दो चले जाते हैं एक सेल में। लेट्स सपोज ये चले गए एग में, यानी यहाँ पे आप क्रोमोसोम नंबर 21 एग में, लेट्स सपोज एग में क्या है, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से डिप्लॉइड है, होना चाहिए था एग में हैप्लॉइड ही। क्रोमोसोम नंबर 21 एक ही सेल में चले गए, दूसरे में क्या है 21-0, यानी उधर 21 है ही नहीं, आया समझ, क्योंकि उसके दोनों चले गए हैं एक ही सेल में। तो अगर ये एग फर्टिलाइज करेगा तो इसकी वजह से हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ये आपको पढ़ना है 12th में, अगर इधर समझा नहीं आपको समझ जाएगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये करेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो है सर्वाइव नहीं करेगा, इसमें जीन्स ही नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 21 पे ऐसे जीन्स है जो सर्वाइव करने में मदद करते हैं, अगर इसने रिसीव नहीं किया दूसरी वाले एग में तो जायगोट बनने के बाद सर्वाइव ही नहीं करेगा, आया समझ। तो इसलिए ऐसे इंडिविजुअल होते ही नहीं, क्लियर, ये आया समझ। अब ह्यूमंस में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन सेम ही होता है, नो डिफरेंस, ये आप समझोगे। क्रोमोसोम नंबर, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्सोप्लॉइड वीट, क्रोमोसोम नंबर, हर एक क्रोमोसोम नंबर कितने कॉपीज होते हैं, 6 कॉपीज वीट में। तो जब मियोसिस हो जाएगा तो 3 एक में जाएंगे, 3, तो इसका हैप्लॉइड क्या है, ट्राइटिकम एस्टिनम का हैप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, आ रहा है समझ। लेकिन ह्यूमंस में क्योंकि डिप्लॉइड है तो यहाँ पे हैप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड का मतलब सेम ही होता है, आया समझ। तो ये चीज याद रखोगे। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि जो मियोसिस है इसकी ये जर्म सेल में हो रहा है, क्योंकि टू मेंटेन, ऐसा इसलिए है ताकि पोलाइडी लेवल मेंटेन हो जाए, तो मेंटेन पोलाइडी लेवल, ये रहेगा ना यार। तो क्यों होता है मियोसिस ह्यूमंस की जर्म सेल्स में, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखना है डिप्लॉइड कंडीशन में। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हर एक फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता, आया समझ। सो देन स्टेप्स इन मियोसिस, मियोसिस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है आप याद रखोगे, याद तक क्लियर है। स्टेप्स इन मियोसिस, मियोसिस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। मियोसिस में 2 स्टेप्स या 2 डिवीजन्स होते हैं, वी कॉल देम एज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। So there are 2 steps in meiosis, meiosis first and meiosis second. Now meiosis first में वही इवेंट वाले फेज हो गया, क्या क्या, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस होता है 2 राउंड्स ऑफ साइटोकाइनेसिस में, सॉरी कैरियोकाइनेसिस में। पहले कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सॉरी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज एंड टेलोफेज फर्स्ट। नाउ मियोसिस सेकंड में क्या होगा, अगेन वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। So we say that कि जो meiosis है it is completed into 2 steps, meiosis first, meiosis second। जो ही meiosis first complete हो जाएगा तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा meiosis second। am I clear? चलो now meiosis first, अगर हम meiosis first की बात करेंगे, यहाँ तक आया समझ। so meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear division, meiosis first and meiosis second। So these are what? Meiosis first है या meiosis second है? So meiosis
फर्स्ट एंड, अच्छा ऐसे लिखो, यहां पे लिखना meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cytoplasmic divisions। यानी meiosis में असल में दो न्यूक्लियर डिविजन्स एंड दो साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होते हैं। Am I clear? So in between this, जब टेलोफेज फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, क्लियर? एंड जब टेलोफेज सेकंड्स हो जाएगा फिर से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो दो साइटोकाइनेसिस एंड दो कैरियोकाइनेसिस। आया समझ? टॉकिंग अबाउट meiosis first, meiosis first, meiosis first, it is also known as heterotypic or reductional division। meiosis first को क्या हम बोलते हैं? heterotypic or reductional division। So meiosis first is known as heterotypic or reductional division। इसका मतलब क्या होगा? heterotypic में अभी नहीं समझाऊंगा, लेकिन reductional आपको समझ आ रहा है। क्रोमोसोम नंबर will be reduced into heterotypic का मतलब जीनोटाइप डिफरेंट होगा, एग्जैक्ट कॉपीज यानी क्लोन्स नहीं होंगे। जो meiosis से बनने वाली सेल्स है, डॉटर सेल्स, वो क्लोन्स नहीं होते, जबकि माइटोसिस में लिखा था कि जो डॉटर सेल्स है दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट सेल्स, यानी क्लोन्स है। 100% सिमिलैरिटी है बिटवीन देयर जेनेटिक मटेरियल्स। यहाँ पे 100% सिमिलैरिटी नहीं होती है बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ द, उसको हम बोलते हैं सिनैप्सिस एंड प्लाज्मा फॉर्मेशन, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, नाउ it is initiated after the parental chromosomes have replicated। It is initiated after the parent chromosomes, a parental cell has replicated its chromosomes। Parental cell has replicated its chromosomes। पेरेंटल सेल कहां पे रेप्लिकेट करती है क्रोमोसोम? एस फेज में, है ना? आ रहा है समझ? सो इंटरफेज चाहे मियोसिस और माइटोसिस, ए माइटोसिस सबका सेम ही होता है, क्लियर? नाउ इससे क्या होता है? अगर रेप्लिकेट होगा तो क्या बनेगा? इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंट सेल हैज रेप्लिकेटेड इट्स क्रोमोसोम्स टू प्रोड्यूस, इसे क्या होता है? टू प्रोड्यूस सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना? हर एक क्रोमोसोम का क्या बनेगा? सिस्टर, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है सिस्टर क्रोमैटिड्स को अंडरस्टैंड करना। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जब एस फेज हो जाएगा, एस फेज में क्या हो रहा है? लेट्स सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके कितने कॉपीज है? ह्यूमंस में 2 कॉपीज डिप्लॉयड है ना? यहां तक आया समझ? अब क्या होगा? जो ही एस फेज हो जाएगा, मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, तो ये भी अपने लिए एक और सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा, ये भी अपने लिए एक और सिस्टर क्रोमैटिड। तो टोटल कितने क्रोमैटिड्स बने हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के? 4। अब होगा क्या कि ये एक सेल में जाएगी, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में ये और सेल, तब जाके हम बोलेंगे हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी, क्लियर? तो इसी का हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने ऑलरेडी क्या बनाए हैं? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्लियर है यहां तक? नाउ it is longer and more complex when compared to prophase of first। चलिए, अच्छा चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है? यहां से कल